ठीक है, तो कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज हम? अध्याय 4, जिसका नाम है कीट नियंत्रण की विधियां, डिफरेंट मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल। कौन सा है? डिफरेंट मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास जो टर्म आती है वो क्या आती है? कीट नियंत्रण, इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल क्या होता है? भौतिक, जैविक, रासायनिक तथा सस्य क्रियाओं द्वारा कीटों का नियंत्रण। कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड से अगर इंसेक्ट को हम कंट्रोल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कीट नियंत्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? कीट नियंत्रण कहेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भौतिक, रासायनिक, जैविक विधियों द्वारा नियंत्रण। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट बाय फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट बाय फिजिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड इज कॉल्ड इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल ये हो गया। कैसे कैसे इंसेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं? तो यहां पर हम जो है एक फ्लो चार्ट देखेंगे। दो तरह से इंसेक्ट कंट्रोल होता है। एक तो होता है नेचुरल कंट्रोल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक नियंत्रण। प्राकृतिक नियंत्रण क्या होता है? जिसमें कंट्रोल जो किया जाता है बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा अगर कीटों का नियंत्रण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक नियंत्रण कहते हैं। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट बाय नेचर लाइक बायोलॉजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल कंट्रोल कहेंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, इसमें कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिनसे इंसेक्ट का कंट्रोल होता है? तो सबसे पहला तो हो जाएगा सीजन चेंज। सीजन चेंज मतलब ऋतु परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर मान लो ऋतु परिवर्तन होती है तो टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, तो सीजन से जो है उनमें बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, या फिर टेम्परेचर परिवर्तन से जो है कई कीटों का अपने आप नियंत्रण हो जाता है। तो ये नेचुरल कंट्रोल जो होता है, इसमें नेचुरली कंट्रोल होता है। नेचुरल कंट्रोल का मतलब कि जैसे कि उसकी एज ही खत्म हो गई तो वो खत्म हो गया इंसेक्ट, है ना? एज खत्म होने के बाद में भी खत्म हो सकते हैं। और दूसरा हो सकता है मतलब ऑटो कंट्रोल, इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑटो कंट्रोल है। नेचुरल कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं? ऑटो कंट्रोल के बोलते हैं। स्वतः नियंत्रण, कैसा नियंत्रण होता है? स्वतः नियंत्रण होता है। तो नेचुरल मेथड में अपने आप नियंत्रण होता रहता है, मतलब ये प्रकृति पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? नेचर पे निर्भर करता है। नेचर अपने आप किसी को पैदा करता रहता है और किसी को खत्म करता रहता है, नेचर का ये काम है। तो एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है टोपोग्राफी। क्या हो सकता है? टोपोग्राफी हो सकता है। मतलब जैसे कि अलग अलग सिचुएशन रहेगी, मतलब लैंड की सिचुएशन अलग अलग है, उसकी सोइल की सिचुएशन अलग अलग है, मृदा, अगर मृदा का टाइप अलग अलग है तो वो उससे कीटों का नियंत्रण अपने आप ही होता रहता है। क्योंकि एक विशेष प्रकार की मृदा में विशेष प्रकार का कीट पैदा होता है, तो वो उसी प्रकार की मृदा में अगर वो उसके लिए दूसरी मृदा कंडीशन आ जाती है तो फिर वो कीट खत्म हो जाएगा, है ना? तो टोपोग्राफी एक पॉइंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट हो सकता है, टोपोग्राफी में ये भी आ जाता है। इसमें टोपोग्राफी की जगह अपन यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते थे, अल्टीट्यूड, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर ही घटता जाता है। क्या होता है? घटता है। समुद्र से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता है, तो टेम्परेचर घटता है तो इससे भी जो है कीटों का नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद में हो जाता है नेचुरल एनिमीज। नेचुरल एनिमीज से भी हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। नेचुरल एनिमीज प्राकृतिक शत्रु। प्राकृतिक शत्रु, तो प्राकृतिक शत्रु जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो जो है डायरेक्ट, जैसे मान लो एक तो
अंडों को खा रहा है। कई सारे ऐसे होते हैं जैसे कीटों ने अंडे दिए, अंडों को जो है दूसरा कीड़ा खा रहा है, तो मतलब उसको तो हम क्या कहते हैं, परजीव्याप कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीव्याप, पैरासिटोइड। क्या कहेंगे? पैरासिटोइड कहेंगे, पैरासिटोइड। और उसके बाद में दूसरा आता है परभक्षी। परभक्षी क्या होंगे? परभक्षी जो डायरेक्ट खा जाते हैं, किसी जैसे कीड़ा है, कीड़े को डायरेक्ट खा गए, जैसे इसमें क्या आ जाएंगे परभक्षी में सारे के सारे बर्ड। तो ये नेचुरल एनिमीज है, कीड़ों को खाने वाले हैं, तो इनसे भी नेचुरल कंट्रोल हो रहा है, इकोसिस्टम चल रहा है अपने आप, इकोसिस्टम में ये इनका भोजन है, तो इनको खाएंगे ही खाएंगे, तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो नेचुरली कंट्रोल अपने आप ही होते रहते हैं, नेचुरली अपने आप ही पैदा होते रहते हैं, नेचुरली अपने आप ही मरते रहते हैं। जैसे मान लो हमारे कोई भी रोग नहीं हुआ, तो रोग नहीं हुआ तो अपन नेचुरली मरेंगे। मतलब जितनी एज अपने इंसान की होती है, जो एवरेज एज होती है, उसमें अपने आप ही निपट जाएगा आदमी। जैसे मान लो युवा, युवा के बाद में बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद में खत्म, यही होता है ना। ऐसा तो है ही नहीं कि मतलब वो मरेगा ही नहीं, तो जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा, और उसका कंट्रोल पूरा का पूरा किसके अकॉर्डिंग होता है? नेचर के अकॉर्डिंग। और अगर मान लो मैनिपुलेशन कर दिया अपन ने, आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन कर दिया, तो अपन जल्दी मर जाते हैं। मतलब अपन लाए मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से गिर के निपट गए, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर अपन अपनी हैबिट्स ऐसी है जिनसे भी अपन जल्दी खत्म हो सकते हैं, तो वो अकाल मृत्यु होती है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल है। क्या है उसमें? पूरा का पूरा योगदान किसका है? खुद का है। मतलब जहाँ ह्यूमन मैनिपुलेशन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कंट्रोल हो गया। क्या हो गया? आर्टिफिशियल डेथ होगी वो, एक तरह से क्या हो जाती है? आर्टिफिशियल डेथ, जिसे अकाल मृत्यु अपन कह सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? नेचुरल डिजीज भी हो सकती है। तो भाई डिजीज तो इंसानों में भी होती है, फसलों में भी होती है, तो कीड़ों में भी होती होगी ना। नेचुरल डिजीज मतलब प्राकृतिक रोग, प्राकृतिक रोग। प्राकृतिक रोग किससे पैदा होंगे? जैसे कई सारे जीवाणु जो है कीटों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। ये परजीवी के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? पैरासाइट के रूप में। उसके बाद में वायरस भी कर सकते हैं, फंगस, ये इनमें डिजीज इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे इल्लियों पे फंगस लग जाती है, मेटाराइजियम फंगस आती है। कौन सी फंगस है? मेटाराइजियम फंगस। वो इल्ली पे लगने के बाद में इल्ली जो है वो सूख जाती है, उसमें जो है उसका जो पानी है वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही वायरस आता है, एनपीवी वायरस आता है। कौन सा वायरस आता है? एनपीवी वायरस है, जीवी वायरस है। ऐसे बैक्टीरिया में बीटी, ये क्या करते हैं? कीड़ों को खत्म करने का काम करते हैं। तो ये डिजीज इंड्यूस कर रहे हैं, उनमें क्या कर रहे हैं? डिजीज इंड्यूस कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं, डिजीज उत्पन्न करेंगे और खत्म कर देंगे। तो ये नेचुरल कंट्रोल में आ जाता है। किस में आ जाता है? नेचुरल कंट्रोल। दो तरह के कंट्रोल है। एक कंट्रोल है अपने पास आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल या कृत्रिम नियंत्रण, कृत्रिम। और कृत्रिम नियंत्रण क्या होगा? बाय ह्यूमन, बाय ह्यूमन, मनुष्य के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम नियंत्रण कहते हैं। कृत्रिम नियंत्रण क्या होगा? जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। कृत्रिम नियंत्रण में हम कई तरह की चीजें हम काम में ले सकते हैं, विभिन्न कारक हम काम में ले सकते हैं। फैक्टर हो सकते हैं, वो फिजिकल हो सकते हैं, मैकेनिकल फैक्टर हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर हो सकते हैं, या बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। जैविक कारक, भौतिक कारक, और कई सारे कारक हैं जिनमें मनुष्य बदलाव करके और नियंत्रण कर देता है। तो विभिन्न साधनों का प्रयोग करके मनुष्य के द्वारा कीटों का नियंत्रण जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम नियंत्रण कहते हैं। कृत्रिम नियंत्रण करने के लिए, या ये इफेक्टिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है? इफेक्टिव कंट्रोल के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल कैसे करें? प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण हेतु ज्ञान, क्या ज्ञान होना चाहिए? इफेक्टिव कंट्रोल के लिए आपको क्या क्या चीजें उसकी मालूम होनी चाहिए, तब जाके आप उसका कंट्रोल कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज है भैया लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। क्या पता होना चाहिए? जीवन चक्र पता होना चाहिए। उसके बाद में आकारिकी मतलब मोर्फोलॉजी, कीड़े की मोर्फोलॉजी भी पता होना चाहिए, आकारिकी। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए परभक्षी, उसके कौन कौन से जो है उसको खाते हैं, तो उनको अप्लाई करेंगे वहां पर। परभक्षी मतलब प्रीडेटर, क्या हो जाते हैं? प्रीडेटर। उसके बाद में ईटीएल क्या है उसका, और ईआईएल क्या है। ईटीएल और ईआईएल के बारे में मैं बता देता हूं आपको। ईटीएल क्या होता है? इकोनॉमिक
थ्रेशोल्ड लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल। आर्थिक दहलीज स्तर कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्थिक दहलीज स्तर। मतलब इस स्तर पर अगर मान लो कीटों की संख्या रहती है तो हम जो है उसका कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसे कहते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इंजरी लेवल। आर्थिक क्षति स्तर, आर्थिक क्षति स्तर। तो कीटों की मात्रा अगर मान लो इतनी ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ इंसेक्ट इतने ज्यादा हो जाए, तो अगर हमें लग रहा है कि अब जो है नुकसान हो रहा है, तो हम जो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे या फिर उनका कंट्रोल करेंगे। आर्थिक क्षति स्तर ये कुछ वैसा ही है, मतलब जैसे कोई है कुत्ता बाहर बैठा हुआ है गेट के बाद, दहलीज के बाहर बैठा हुआ है, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन उसको रोटी डालते हैं, मतलब उसको भगाते नहीं, कंट्रोल नहीं करते मतलब उसका। और अगर मान लो वो दहलीज को कंट्रोल कर ले और घर में आ जाए, तो मतलब उससे इंजरी हो सकती है, मतलब उससे नुकसान हो सकता है हमें, है ना। तब हम उसके जो है डंडा मारते हैं, मारते कि नहीं मारते हैं। तो हमें जो कंट्रोल करना होता है वो कब करना होता है? EIL पर करना होता है। मतलब रसायनों का छिड़काव कौन से लेवल पे करना चाहिए? EIL, आर्थिक क्षति स्तर पे जो है आर्टिफिशियल कंट्रोल करना चाहिए, बाकी नेचुरल कंट्रोल होता रहता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी इंसेक्ट के बारे में, तब जाकर के जो है आप क्या कर पाओगे? इफेक्टिव कंट्रोल कर पाओगे, प्रभावी नियंत्रण कर पाओगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अगर मान लो कीटों का प्रभावी नियंत्रण करना है तो कौन कौन से बिंदु आपको ध्यान रखने चाहिए, तो प्रभाव इफेक्टिव कंट्रोल के लिए कौन कौन से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं? लाइफ साइकिल, मॉर्फोलॉजी, परभक्षी, ETL, EIL आदि चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं वापस से आर्टिफिशियल कंट्रोल, कृत्रिम नियंत्रण। अब कृत्रिम नियंत्रण को थोड़ा सा ब्रॉड करके देखना पड़ेगा हमें। कृत्रिम नियंत्रण पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, कृत्रिम नियंत्रण, आर्टिफिशियल कंट्रोल। तो इसमें कितने टाइप के कंट्रोल शामिल है? फर्स्ट फिजिकल, फर्स्ट क्या है? फिजिकल कंट्रोल, मतलब भौतिक, भौतिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण। कौन सा कंट्रोल आ जाएगा? भौतिक नियंत्रण। दूसरा आ जाएगा भैया यहाँ पर मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक, मैकेनिकल, यांत्रिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण। तीसरा इसमें आ जाएगा सस्य नियंत्रण, सस्य नियंत्रण या कल्चरल, कल्चरल कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद में इसमें आ जाता है रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। और लास्ट जो है वो क्या है इसमें? फिजिकल के बाद में लास्ट जो रहेगा वो रहेगा भैया बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण तो अपने को इधर से देखना है स्टार्टिंग से। फिजिकल कंट्रोल में आपको कुछ नहीं करना। इसकी डेफिनेशन क्या है? भौतिक कारकों के द्वारा कीटों का नियंत्रण क्या कहलाता है? भौतिक कीट नियंत्रण कहलाता है। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट बाय फिजिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं? जैसे कि ताप हो सकता है, क्या हो सकता है? ताप, मतलब टेम्परेचर से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा है प्रकाश, प्रकाश मतलब लाइट। तीसरा है आपके पास आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। चौथा है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और पांचवा है भैया ध्वनि, साउंड।
अब हमारे पास अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भौतिक नियंत्रण को परिभाषित करें तथा इसकी विभिन्न विधियां लिखिए, विभिन्न विधियों को उदाहरण सहित लिखिए। कैसे लिखिए? उदाहरण सहित लिखिए, मतलब आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा उसमें कि क्या एग्जाम्पल लिखें। तो इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन अपन बनाएंगे। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट बाय फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड फिजिकल कंट्रोल। या फिर ऐसे कह सकते हैं भौतिक कारकों के द्वारा, जैसे ताप, प्रकाश, आर्द्रता, बिजली, ध्वनि आदि के द्वारा कीटों का नियंत्रण क्या कहलाता है? भौतिक कीट नियंत्रण कहलाता है। अब इन पॉइंट में आ जाते हैं। पहला पॉइंट डाल दिया हमने ताप। तो भैया कीट जो है ना वो 10 से लेकर के 38 डिग्री या 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी वृद्धि करते हैं। कितने टेम्परेचर तक वृद्धि करते हैं वो? 10 से लेकर के 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब अगर मान लो हम इसमें मैनिपुलेशन कर देते हैं, इसमें बदलाव कर देते हैं कि जैसे 38 तक वो बढ़िया काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, बढ़िया। अगर 38 से ज्यादा करेंगे तब भी उनकी जो है एक्टिविटी कम होगी, और 10 से कम करेंगे तब भी एक्टिविटी कम होगी। तो जैसे मान लो कम तापमान पर जो है हम क्या करते हैं, सब्जियों को स्टोरेज कर लेते हैं, जिससे उनमें कीड़े लगते ही नहीं लगते ना। उसके बाद में 38 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, जैसे मान लो अनाज में भंडारण का खपरा भृंग लगा हुआ है और हमने जो है टेम्परेचर जो वहां रख दिया कितना, 55 डिग्री सेंटीग्रेड, सुखा दिया। गेहूं को किस लिए सुखाते हैं कि ताकि उसमें से कीड़े निकल जाए। यही होता है। किसी चीज में चींटियां आ जाती है, चींटियां आ जाती है तो अपन कहाँ रखते हैं? धूप में। किसी चीज में जैसे खपरा भृंग आ गया तो अपन उसको कहाँ रखते हैं? धूप में, जिससे कि वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो लेयर है अनाज के सुखाई है, उस लेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा कितना? 55 डिग्री तक, और 5 मिनट में जो है सारे कीड़े जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो मैनिपुलेशन ऑफ टेम्परेचर जो होगा उससे भी हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं। एग्जाम्पल अपन ने लिख दिया कि भैया इस टेम्परेचर पर वृद्धि बढ़िया होती है, तो हम इससे जो है इसे मैनिपुलेट करके कम या ज्यादा करके कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी लिख देंगे कि भाई खपरा भृंग का नियंत्रण कर सकते हैं, तापमान से कर सकते हैं ना। ऐसे आता है लाइट। लाइट की तरफ जो है इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें आ जाएंगे खरीफ इंसेक्ट। कौन से इंसेक्ट आ जाएंगे? खरीफ इंसेक्ट, खरीफ के कीड़े। खरीफ के कीड़े जो ज्यादातर होते हैं वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इनके लिए अपन क्या लगा सकते हैं? हम आर्टिफिशियल लाइट ले आएंगे, मतलब आर्टिफिशियल लाइट मतलब प्रकाश पास, ये लगा सकते हैं। तो चेंज कर रहे हैं अपन प्रकाश में। ऐसे टिड्डी दल होता है जो वो हमेशा पूर्व की दिशा में उड़ता है। टिड्डी जो होती है ना, टिड्डी लोकस्ट, वो किधर उड़ती है? पूर्व की ओर उड़ती है। तो हमें पता लग गया कि भाई कीड़े जो है वो ईस्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो अपन उनके रास्ते में कुछ बाधा डाल देंगे, बैरियर ऐसे बैरियर रख देंगे जो कंट्रोल कर सके, अपन उनको कर सके ना। जैसे मान लो लोकस्ट का दल उड़ता हुआ आया उधर से, अब उड़ता हुआ आया तो हमें पता है कि आना इधर ही है, तो अपन ऐसे बैरियर रखेंगे या फिर फ्लेम थ्रोवर लेके पहले ही बैठे रहेंगे, या कुछ ऐसी सुविधा यहाँ पर करेंगे कि जिससे कि उनका कंट्रोल कर सके अपन। ठीक है। अगला आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में अगर अपन चेंज करते हैं तो उससे भी इंसेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे खपरा भृंग, किसका कंट्रोल करेंगे? खपरा बीटल का। और भंडारण वाले कीट, भंडारण, तो इनके लिए मॉडल जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो कितना है? 8 से 10%। 8 से 10% अगर मान लो अनाज में नमी रखते हैं अपन, तो उसमें कीड़े लगने की संभावना नगण्य होती है, ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। आर्द्रता बढ़ाकर भी हम जो है कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे मान लो खेत सूखा था तो दीमक का प्रकोप ज्यादा हो रहा था, हमने जो है इरिगेशन कर दी। इरिगेशन करने से जो है वहाँ मॉइस्चर बढ़ गया, तो अब कीचड़ में थोड़ी या गीली मिट्टी में थोड़ी दीमक चल सकती है, नहीं चल सकती ना, तो दीमक का भी कंट्रोल हो सकता है। तो टर्माइट भी आ जाएगा, आर्द्रता में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एग्जाम्पल में बिजली, अब बिजली के कई सारे इक्विपमेंट बढ़ा के, जैसे हॉस्पिटलों में लगा रहता है ना, वो मच्छर को अट्रैक्ट करने के लिए लाइट से अट्रैक्ट होते हैं और अपने आप ही उसमें जो है वो जल के मर जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा रैकेट, आ जाएगा, वो मच्छर मारने का रैकेट आता है ना। और ध्वनि की बात करेंगे। अच्छा, प्रकाश में एक नोट करने वाली बात मैं अभी आपको बाद में लिखवाऊंगा, उससे पहले अपन बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि में क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड, जिससे क्या होते हैं कीट जो होंगे, इंसेक्ट, वो स्टेराइल हो जाते हैं, मतलब बंदे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बंदे,
मतलब वो आगे जो है बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, मतलब अंडे नहीं दे पाएंगे। क्या नहीं दे पाएंगे? अंडे नहीं दे पाएंगे। वो साउंड जो है उनको अफेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब हम आ जाते हैं, नोट लगा के यहां पर लिखेंगे अपन, जैसे सोलर रेडिएशन। क्या आ जाता है? सोलर रेडिएशन। तो प्रकाश का प्रयोग करके, सोलर रेडिएशन, प्रकाश का प्रयोग किया। कौन सी गामा रेज, कौन सी रेज थी? गामा किरणें। गामा किरणों का प्रयोग किया किसने? ई एफ निपलिंग। ई एफ निपलिंग ने जो है गामा रेज का यूज किया किसके अगेंस्ट? स्क्रू वर्म फ्लाई। स्क्रू वर्म फ्लाई। तो सबसे पहले गामा रेज का प्रयोग कौन से कीट के लिए किया गया? स्क्रू वर्म फ्लाई के लिए। कब किया? 1937 में किया। किसने किया? ईएफ निपलिंग ने किया। किसने किया? ईएफ निपलिंग ने किया। सोलर रेडिएशन का यूज करके और स्क्रू वर्म फ्लाई का कंट्रोल कर लिया। तो रेज से भी हम जो है कीटों का कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया भैया अपना सारा का सारा कौन सा कंट्रोल? फिजिकल कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल हो गया? फिजिकल। मैकेनिकल में क्या है? यंत्रों के द्वारा। किसके द्वारा? यंत्रों के द्वारा। अभी यहां पर हम ऐसा ही लिखते हैं, यंत्रों के द्वारा। अगर मान लो हम नियंत्रण कर रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट है, क्या है? इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स एंड मशीन। मशीन व यंत्रों के द्वारा अगर कीटों को नियंत्रित कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यांत्रिक नियंत्रण या मैकेनिकल कंट्रोल कहते हैं। सस्य नियंत्रण, सस्य नियंत्रण में आ जाता है कृषि क्रियाओं, कृषि क्रियाओं में हेर फेर, कृषि क्रियाओं में हेर फेर करना और उससे कीट नियंत्रण करना। मैनिपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मैनिपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इनसे हम जो है इंसेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है आपका? ये हो गया आपका कल्चरल कंट्रोल। और केमिकल में क्या है? यूज ऑफ केमिकल, यूज ऑफ केमिकल, यूज ऑफ केमिकल। और बायोलॉजिकल में यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग मतलब जीवित जीव, ऑर्गेनिज्म जीवित जीवों द्वारा, जीवित जीवों द्वारा। जीवों के द्वारा अगर मान लो कीटों का नियंत्रण कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण कहते हैं। रासायनों का उपयोग करके हम अगर कीटों का नियंत्रण कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक नियंत्रण कहते हैं। उसके बाद में अगर मान लो कृषि क्रियाओं में हेर फेर करके और नियंत्रण कर रहे हैं तो उसे हम कौन सा नियंत्रण कहते हैं? सस्य नियंत्रण कहते हैं। और यंत्रों के द्वारा अगर कीटों का नियंत्रण करते हैं तो उसे यांत्रिक नियंत्रण कहते हैं। तो फर्स्ट वाला अपना कंप्लीट हो गया, भौतिक नियंत्रण। दूसरा हम अगले पेज पे ले लेते हैं यांत्रिक। कौन सा है? यांत्रिक। तो मैकेनिकल कौन सा है? मैकेनिकल। तो इसमें भी पॉइंट है। पहला है हैंड पिकिंग, हाथों से पकड़कर, हाथों से पकड़कर। जैसे इल्लियों को हाथों से पकड़ लिया और फिर उसके बाद में किसी डंडे वंडे की सहायता से या कोई इक्विपमेंट की सहायता से मार दिया, हैंड पिकिंग हो सकता है। दूसरा, तो इसमें कई कीड़े हैं जो जैसे इल्लियां हैं, वो अंडे देती है। हमें पता है कि भाई ये अंडे कहाँ देगी? ऊपरी पत्तियों पे देती है। किधर देती है? अब ऊपर ऊपर की पत्तियों को तोड़ तोड़ के अपन इकट्ठा करके, हमें पता भी है कि समय क्या है अंडे देने का, सारा कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी ना पहले तो अपने को। किसी भी चीज को अगर मारना है, किसी का मर्डर करना है, तो उससे पहले रेकी तो करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी कि कितने बजे उठता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, इसके पीछे कितने आदमी है, इसके पास हथियार कौन सा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। रेकी, रेकी मतलब क्या होता है? प्री नॉलेज। क्या होता है? प्री नॉलेज। मतलब मैंने लिखा है ना आपको इफेक्टिव कंट्रोल। तो इफेक्टिव कंट्रोल तब होता है जब उसके बारे में अपने को उसका जीवन चक्र पता है, उसका आकार पता है, उसका जो है खाना भोजन क्या है वो पता है, उसका और कौन किस किस से वो डरता है ये भी पता है। ऐसी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो हैंड पिकिंग एक तो हाथों के द्वारा, किसका? इल्लियों का। कैटरपिलर, किसको मार सकते हैं अपन? इल्लियों को मार सकते हैं। दूसरा है हस्त जाल द्वारा। किसके द्वारा? हस्त जाल द्वारा। इसमें क्या आएगा? बाई नेट, बाई नेट। ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका हस्त जाल द्वारा, किसको?
तितलियां, जो उड़ने वाले कीड़े हैं वो उड़ते रहेंगे, हैंड नेट ऐसा आता है, ऐसा इस प्रकार का नेट लगा रहता है उस पे, इस प्रकार का नेट रहेगा वो ना, जाली रहती है उसमें अपन कीड़ों को पकड़ सकते हैं। एक तितली भी अगर अपन पकड़ते हैं, जैसे रेड एरी कैटरपिलर पकड़ लिया हमने, तो वो 1500 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 1500। अब 1500 अंडों में एक तितली अपन ने पकड़ के 1500 अंडे नहीं आने दिए, अब 1500 अंडों में से अगर 500 इल्लियां भी निकलती है तो 500 इल्लियां कितना नुकसान करेगी। तो इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं करते कि एक एक कीड़े को मार दे, ऐसा नहीं। अपन क्या करते हैं, एक लेवल तक लेके आते हैं कीड़ों को, एक लेवल पर, या उसकी संख्या में कमी करते हैं। क्या करते हैं? संख्या में कमी करते हैं, एक ऑप्टिमम रखेंगे कि भाई इतने रहेंगे तो कोई बात नहीं, इनसे तो कितना ही खा लेंगे ये, है ना, तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। क्लियर है ये चीज? अब बढ़ते हैं आगे। हस्त जाल के बाद में आता है बाड़ लगाकर। क्या लगाकर? बाड़ लगाकर, बाय हेजिंग। बाड़ लगाकर रेंगने वाले कीड़े। कौन से कीड़े? रेंगने वाले कीड़ों के लिए हम जो है हेजिंग कर सकते हैं। रेंगने वाले क्रीपर्स जो इंसेक्ट है, जैसे चल के आ रहे हैं इल्लियां जो है धीरे धीरे चल के ही तो जाएगी, उड़ के थोड़ी जाएगी। उसके बाद में आ जाता है ट्रेंचिंग। क्या आ जाता है? ट्रेंचिंग, खाई खोदना, खाई खोद कर। तो छोटी छोटी खाइयां बना देते हैं। जैसे मान लो ये खेत है, इस खेत में छोटी छोटी कई सारी खाइयां अपन ने बना दी, ज्यादा गहरी नहीं होगी, वो गहरी नहीं होगी, 5-5, 6-6 सेंटीमीटर या 10-10 सेंटीमीटर की खाइयां बना दी। कितनी चौड़ी? 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर लंबी, ऐसी खाइयां बना दी। और उनमें क्या डाल दिया हमने? मेलाथियान। क्या डाला? मेलाथियान पाउडर डाल दिया। तो जो कूदने वाले कीट है, मतलब होपर, फुदकने वाले कीट, फुदका, कौन से कीट है? फुदका कीट जो होते हैं, उनका कंट्रोल हम इससे कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ से फुदकते हैं, हो सके उस अपनी खाई में गिर गया, वहां अपन ने केमिकल मिला रखा है, निपट जाएगा। उनको पता थोड़ी है कि कितना दूर गिरेंगे, कहाँ गिरेंगे, तो उनके रास्ते में हम खाइयां खोद देंगे, तो इससे उनको नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर 5 आता है, ये पॉइंट ही याद रखने हैं आपको। मैकेनिकल कंट्रोल की परिभाषा देने के बाद में सीधा पॉइंट में तो डिस्क्राइब करोगे, और बोर्ड परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पॉइंट इतने ही मांगता है, पर अपने तो थोड़ा थोड़ा सभी पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट भी सारे हो जाएंगे, और अपने को जो है कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि अपने नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देखो, ट्रेंचिंग के बाद में आता है ट्री बेंडिंग। क्या आता है? ट्री बेंडिंग। ट्री बेंडिंग, ट्री बेंडिंग क्या होता है उसके बारे में मैं बता देता हूं। पट्टी बांधना, पट्टी बांधना। तो हम क्या करते हैं, जो कीड़े पेड़ के तने पे चढ़ के जाते हैं ऊपर, तो हमने क्या किया, जैसे ये तना है, इस पर हमने अल्ट्राथीन, अल्ट्राथीन मतलब बहुत पतली चद्दर, बहुत पतली चद्दर आती है ना, उसको अल्ट्राथीन चद्दर कहेंगे अपन, है ना। अल्ट्राथीन बांध दी यहाँ पर, और उसके ऊपर जो है चिपचिपा पदार्थ लगा दिया कुछ स्टिकी। अब कीड़ा जैसे यहाँ से चढ़ के आ रहा है, तो वो यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना, तो मतलब आगे हार्म भी नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो इसके किसके लिए करते हैं ये? मैंगो मिली बग। किसके लिए करते हैं? मैंगो मिली बग। इसको हम हिंदी में कहते हैं मतकूण, बरूथी है ये। क्या है? बरूथी। तो मिलीबग में क्या होता है, मिलीबग नीचे से चढ़ के जाता है तने से ऊपर, और फिर उसके बाद में मैंगो में जो है हार्म करता है, या फिर वहां आक्रमण स्टार्ट कर देता है। तो अपन ने पट्टी बांध दी उसके लिए, ऊपर जाएगा, चिपक जाएगा उधर पट्टी पे, फिर नहीं बांध देंगे, ज्यादा हो जाएगी संख्या, तो है ना। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। तो नंबर 5 हो गया। उसके बाद में आ जाता है 6। अच्छा, इसमें और भी ऐसी चीज हो सकती है जो छूट जाए, बाकी हैंड पिकिंग, नेटिंग, हेजिंग, ट्रेंचिंग, बेंडिंग। और अगला आ जाता है नंबर 6, ट्रेपिंग, पास। क्या आ जाएंगे? पास। पास क्या होते हैं? ट्रेप क्या होते हैं? ऐसे इक्विपमेंट जो कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं? कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। यंत्र जो कीटों को आकर्षित करें, आकर्षित करते हैं। Those equipments which attract the insect, those equipment which attract the insect, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके मारते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पास कहते हैं।
अच्छा, जनरली जो है पास का उपयोग कंट्रोल करने के लिए नहीं किया जाता, पास का उपयोग जो है वो मॉनिटरिंग करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या उद्देश्य है, आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है इसका? मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ इंसेक्ट। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? पता लगाना। क्या होता है? पता लगाना कि ये इंसेक्ट का आक्रमण हो गया भैया। पास के पास में आ जाएगा वो तो पता ही लग जाएगा हमें कि भैया ये इंसेक्ट इस खेत में आ चुका है, अब इसकी संख्या बढ़ेगी, तो उसी टाइम पे अपन स्प्रे कर देंगे ताकि आगे बढ़ नहीं पाए वो। ठीक है ना? मतलब 4 5 5 7 10 15 इंसेक्ट भी अगर मान लो अपने उसके लाइट ट्रैप या फिरोमेन ट्रैप के पास आ जाते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि इस टाइप के इंसेक्ट तो आ चुके हैं खेत में, है ना? तो फिर अपन प्रभावी नियंत्रण के लिए स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं फिर उसके लिए। तो कितने टाइप के होते हैं ये? पहला होता है प्रकाश पास, लाइट ट्रैप। कौन सा होगा? लाइट ट्रैप, प्रकाश पास। कौन से कीड़ों के लिए लगाया जाता है भैया? खरीफ। कौन से कीड़ों के लिए लगाया जाता है? खरीफ कीटों के लिए। और उसके बाद में कितने बजे लगाया जाता है? 7:30 से लेकर के 10 बजे। प्रकाश पास जलाने का समय ये है। सारे रात ही अगर लाइट जलाएंगे तो बिल का ज्यादा खर्चा आ जाएगा, जितना इंसेक्ट से खर्चा नहीं हो, मतलब नुकसान नहीं हो रहा उससे ज्यादा। ये क्या है? इमरजेंस टाइम ऑफ इंसेक्ट है, बहिर्गमन समय, कीटों का बहिर्गमन समय है ये। क्या है ये? कीटों का बहिर्गमन समय, बहिर्गमन समय। तो कीटों का बहिर्गमन समय क्या है? कीट कितने बजे बाहर निकलते हैं खरीफ में, वर्षा ऋतु में? तो ये वर्षा ऋतु में काम में लिए जाते हैं। जनरली कब काम में लिए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। आगे बात समझ में? जैसे हमने यहाँ पर ये लाइट ट्रैप लगाया है, अब लाइट ट्रैप लगा करके यहाँ बर्तन में हम जो है इसमें, ये यहाँ पर बर्तन जो है इसमें हमने क्या भर दिया? केरोसिन। क्या भर दिया? केरोसिन भर दिया। तो जैसे मान लो वो कीट यहाँ आया, लाइट से उसे पंख जल गया तो वो नीचे गिरेगा, अब वहां से कहीं जा नहीं पाएगा, मर जाएगा उसमें। या केमिकल भी रख सकते हैं उसमें, अपन क्या रख सकते हैं? केमिकल। जनरली भारत में जो है वो कौन कौन से बल्ब काम में लिए जाते हैं? तो मरकरी वेपर बल्ब, वेपर बल्ब ये जो है सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उदाहरण, प्रकाश पास कौन से काम में लिए जाते हैं? मरकरी वेपर बल्ब काम में लिए जाते हैं। या फिर पेट्रोमैक्स काम में ले सकते हैं, पेट्रोमैक्स। ये जो है प्रकाश पास के प्रकार है। कितने हैं? क्या है ये? प्रकाश पास के प्रकार। तो प्रकाश पास के बारे में आपको पता लग गया। अगला आ जाता है भैया, दूसरा है आपका पास चिपचिपे पास। चिपचिपे पास, चिपचिपे पास क्या होंगे? स्टिकी ट्रैप, स्टिकी ट्रैप। ये फ्लाई पेपर है, जैसे ये खेत में ये हमने लकड़ी गाड़ी हुई है यहाँ पर, इसके ऊपर धागा है, धागे पे कागज बांध दिया हमने, फ्लाई पेपर। क्या है ये? फ्लाई पेपर। फ्लाई पेपर जो है हमारे यहाँ स्टिकी ट्रैप जो काम में लिए जाते हैं वो कौन से लिए जाते हैं? फ्लाई पेपर स्टिकी ट्रैप। कौन से काम में लिए जाएंगे? फ्लाई पेपर स्टिकी ट्रैप। मतलब जैसे ये हमने मिट्टी में ये लगा दिया, यहाँ पर ये स्टैंड है, इस पे धागा बांध के और एक पेपर बांध दिया। और पेपर जो है वो कैसे कैसे कलर का होता है? पीला। सबसे ज्यादा काम में पीला कलर का पेपर काम में लिया जाता है। कौन सा कलर का? क्योंकि येलो कलर की तरफ जो है अट्रैक्शन ज्यादा होता है इंसेक्ट का। एक होता है ब्लू और एक होता है व्हाइट। ये तीन तरह के जो है हम काम में लेंगे। क्या? स्टिकी ट्रैप, फ्लाई पेपर। अब ये जो है वो कौन से कीटों के लिए? छोटे आकार के कीटों के लिए, स्मॉल साइज, छोटे आकार के कीटों हेतु, कीटों हेतु, स्मॉल साइज्ड इंसेक्ट, जैसे एफिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई एक्सेट्रा, व्हाइट फ्लाई आदि। इनके लिए स्टिकी ट्रैप या चिपचिपे पास हम काम में लेते हैं। अभी इसी में जो है हम आगे देख लेते हैं। इसी में आगे आ जाता है स्टिकी ट्रैप के बाद में नंबर थर्ड। नंबर थर्ड है फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप।
फेरोमोन ट्रैप इसमें क्या करते हैं, या तो मेल को अट्रैक्ट करेंगे या फीमेल को अट्रैक्ट करेंगे। काहे के लिए? इनको ब्रीडिंग पर्पज के लिए अट्रैक्ट करते हैं। ये किसके लिए अट्रैक्ट करते हैं? ब्रीडिंग पर्पज के लिए। फेरोमोन ट्रैप क्या होंगे? ये हार्मोन जो होंगे एक्सटर्नल हार्मोन, एक्टो हार्मोन भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? कौन से पास को एक्टो हार्मोन कहा जाता है? बाह्य हार्मोन। बाह्य हार्मोन एक तो आंतरिक होते हैं जो कि बॉडी के अंदर बनते हैं, और बाहर से हम जो है हार्मोन का काम करवा रहे किसी केमिकल से, तो वो क्या हो जाएगा? एक्टो हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टो हार्मोन। 5 जो है 5 फेरोमोन लगाएंगे अपन पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितने फेरोमोन लगाएंगे? 5 फेरोमोन लगाएंगे। फेरोमोन का जो इसमें फ्रेग्रेंस जो आती है, सुगंध उत्पन्न करने के लिए, जिससे कि वो कीट आकर्षित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूर। क्या कहते हैं? ल्यूर। ल्यूर कहते हैं उसे। क्या कहेंगे? ल्यूर कहेंगे। ये रबर क्या आती है, इससे जो है एक स्मेल निकलती है या एक फ्रेग्रेंस निकलती है, जिससे कि मेल या फीमेल जो है वो ब्रीडिंग के लिए अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए इन हार्मोन को हम जो है इंडिया में जनरली जो काम में लिए जाते हैं उनको हम सेक्स फेरोमोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप। लिंक फेरोमोन। भारत में कौन से फेरोमोन काम में लिए जाते हैं? लिंक फेरोमोन काम में लिए जाते हैं। जनरली ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो तीनों प्रकार के पास यहाँ दिए हुए हैं। ये आपका जो है पूरा का पूरा मैकेनिकल कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल है? मैकेनिकल कंट्रोल है। इसमें कौन कौन से पॉइंट है? हैंड पिकिंग, हस्त जाल द्वारा, बाड़ लगाकर, ट्रेंचिंग, ट्री बेंडिंग, और उसके बाद में ट्रेपिंग, पास का उपयोग करके। अगला हमारे पास आता है सस्य नियंत्रण। क्या जाता है? सस्य नियंत्रण। सस्य नियंत्रण, कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल, इसको हम कृषण नियंत्रण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कृषण नियंत्रण। कीटों का नियंत्रण किसके द्वारा? बाय एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कृषि क्रियाओं के द्वारा कीटों का नियंत्रण करना क्या कहलाता है? कल्चरल या सस्य नियंत्रण कहलाता है। कृषि क्रियाओं द्वारा कौन कौन सी कृषि क्रियाओं से कौन कौन से कीट का नियंत्रण कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपके उदाहरण वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल सावधानी से देखना है इसको। फर्स्ट पॉइंट है भैया इसमें जुताई व गुड़ाई, मतलब प्लोइंग एंड होइंग। क्या आ जाएगा? फर्स्ट पॉइंट है आपके पास में प्लोइंग। तो प्लोइंग कैसी करनी चाहिए? एक तो डीप समर प्लोइंग करनी चाहिए। डीप समर प्लोइंग कि ज्यादातर जो प्यूपा अवस्था है, डीप समर प्लोइंग से क्या आ जाता है? प्यूपा बाहर आ जाता है। गर्मी की गहरी जुताई, गर्मी की गहरी जुताई, तो गर्मी की गहरी जुताई करनी चाहिए। गर्मी की गहरी जुताई करने से क्या होगा? जितने भी सोइल इंसेक्ट है, कौन से इंसेक्ट है? सोइल इंसेक्ट, वो बाहर आ जाएंगे, भूमिगत कीट। तो एक बार जो है ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जुताई के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो आपको उसमें लिखना था भूमिगत कीटों का। किसका नियंत्रण किया जाता है? भूमिगत कीट। भूमिगत कीटों के नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया विधि क्या है? गहरी जुताई, डीप प्लोइंग। क्या है? डीप प्लोइंग है। तो एक तो पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट अपने पास जो है फसल चक्र। फसल चक्र अपना कर भी हम जो है क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेट करके और कीड़ों का नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे पिछले सीजन में हमने रबी में सरसों बोई थी, तो इस साल जो है हम अनाज वाली फसल बोएंगे, तो जो सरसों के कीट है वो गेहूं में नहीं लगेंगे, है ना। और गेहूं बोया है तो फिर सरसों बो देंगे, तो क्रॉप रोटेशन होता है। मतलब
डिफरेंट क्रॉप हम बोएंगे अलग अलग सीजन में। उसके बाद में तीसरा आ जाता है ट्रेप, पास फसलें। ये पॉइंट ही याद रखने बस आपको, पास फसलें, ट्रेप क्रॉपिंग, ट्रेप क्रॉपिंग। तो पास फसलों में जैसे भिंडी के साथ हम क्या लगा सकते हैं, गेंदा, मतलब ओकरा विथ, ओकरा के साथ हम क्या लगा देंगे, मेरीगोल्ड। और मेरीगोल्ड लगाएंगे तो वो मेरीगोल्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इंसेक्ट, और भिंडी को जो है मेन क्रॉप जो है उसको हार्म नहीं कर पाएंगे, उसको हानि कम पहुंचाएंगे। फोर्थ आता है खाद व उर्वरक प्रबंधन, खाद व उर्वरक प्रबंध, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसमें क्या होगा, गोबर की खाद से कौन सा कीट आता है, दीमक। कौन सा कीट आता है, दीमक। तो हम जो यूज करेंगे वो कैसी करेंगे, पूर्ण सड़ी हुई, वेल डिकम्पोज्ड। कैसी यूज करेंगे, वेल डिकम्पोज, वेल डिकम्पोज्ड गोबर की खाद या पूरी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद प्रयोग करेंगे। नाइट्रोजन अधिक देने से जो है वो पायरिला आ जाता है। गन्ने में कौन सा कीट आ जाता है, पायरिला। ये गन्ना है मतलब शुगर केन, शुगर केन में हमने नाइट्रोजन ज्यादा दे दी, मतलब यूरिया ज्यादा दे दिया, तो कौन से कीट का आक्रमण बढ़ेगा, पायरिला का बढ़ेगा। अगर मान लो नाइट्रोजन हमने कम दी है, नाइट्रोजन कम देते हैं, तो उसमें सफेद मक्खी का आक्रमण बढ़ जाएगा, सफेद मक्खी का आक्रमण बढ़ जाएगा। तो भैया हमें जो है जुडिशियस यूज करना पड़ेगा नाइट्रोजन का, मतलब उचित उपयोग करना पड़ेगा। उर्वरक अगर उचित मात्रा में डालेंगे तो उसमें कीटों का प्रकोप नहीं होगा, और अगर मान लो आप ज्यादा कम डालते हो तो उससे कई तरह के कीड़े जो है लग सकते हैं। और गोबर की खाद, खाद की बात करें तो खाद भी जो है वेल डिकम्पोज खाद ही प्रयोग में लेंगे, नहीं तो सेलुलोज किसका भोजन है, दीमक का, और दीमक का आक्रमण बढ़ जाएगा। अगला आ जाता है सिंचाई। सिंचाई से भी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर 5 है ना। और 5 पॉइंट बहुत होते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप परिभाषा उसमें लिख दोगे और 4 पॉइंट भी लिख दोगे तो आराम से आपके नंबर आ रहे हैं आपके। मान लो क्वेश्चन यही आ गया कि सस्य नियंत्रण की परिभाषा लिखो तथा इसकी 5 विधियों के बारे में बताओ उदाहरण सहित। तो आप सस्य नियंत्रण की परिभाषा, कृषि क्रियाओं के द्वारा कीटों का नियंत्रण करना क्या कहलाता है, सस्य नियंत्रण या कल्चरल कंट्रोल। कौन कौन सी विधियां, पहला आ जाएगा जुताई, फिर फसल चक्र, फिर पास फसलें, खाद व उर्वरक, और उसके बाद में सिंचाई। तो सिंचाई से किसका नियंत्रण कर सकते हैं अपन, दीमक का नियंत्रण कर सकते हैं। किसका नियंत्रण कर सकते हैं, दीमक, टर्माइट। उसके बाद में इरिगेशन मैनेजमेंट के बाद में आ जाता है अगला बुआई, सोइंग। सोइंग टाइम अगर मान लो सोइंग टाइम में चेंज कर देंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, सरसों की अगेती बुआई कर देंगे, सरसों की अगेती बुआई, तो कौन सा कीट नहीं लगेगा, अर्ली सोइंग, अर्ली सोइंग ऑफ मस्टर्ड। इससे कौन सा, मोइला, एफिड का अटैक कम हो जाएगा भैया। किसका अटैक कम हो जाएगा, अगर गेहूं की जल्दी बुआई करते हैं तो दीमक का, टर्माइट का अटैक कम हो जाएगा। किसका अटैक कम हो जाएगा, टर्माइट का। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, आलू की बात करें हम, चलो ये 2 एग्जांपल हो गए, उसके बाद में अपन अगला पॉइंट ले लेते हैं हार्वेस्टिंग, कटाई, कटाई का समय, कटाई का समय, कटाई का समय। जैसे कि मान लो आलू है, आलू को लेट हम उखाड़ते हैं तो उसमें पीटीएम का प्रयोग नहीं होता। पीटीएम मतलब होता है पोटैटो ट्यूबर मोथ, आलू, आलू कंद जो सलब होता है, आलू का कंद सलब जो होता है उसका प्रकोप नहीं होगा, पीटीएम का, पोटैटो ट्यूबर मोथ का प्रकोप नहीं होगा, आलू प्रकंद सलब। और एक मान लो आलू की हम गहरी बुआई करते हैं, क्या करते हैं, गहरी बुआई करते हैं, तब भी इसका प्रकोप नहीं होता, पीटीएम का प्रकोप जो है वो नहीं होगा, पोटैटो ट्यूबर मोथ का प्रकोप नहीं होगा। ठीक है,
आलू प्रकंद शलभ का प्रकोप उसमें नहीं होगा। और भी कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, इसमें क्या आ जाएगा, खरपतवार नियंत्रण। अगला आ जाता है प्रतिरोधी किस्में। ये पॉइंट है आपके जिनके माध्यम से आप वर्णन कर सकते हो, प्रतिरोधी किस्में आ जाएगी। उसके बाद में नंबर 9 है प्रूनिंग, कटाई छटाई कर देंगे पौधों की, प्रूनिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट है सस्य नियंत्रण में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सस्य नियंत्रण में कहीं से कहीं तक, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्या है, इनके माध्यम से हम जो है कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, उनकी संख्या में कमी ला सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला जो कंट्रोल रहेगा अपना वो रहेगा रासायनिक कंट्रोल। कैसा रहेगा, रासायनिक कंट्रोल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।